जेपीएससी द्वारा जो वनरक्षी सहायक वनरक्षी की एग्ज़ाम हुई, 100 से ज़्यादा त्रुटि हुई, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी या तो अनपढ़ थी या यहाँ के राज्य के आईएएस को इतना नॉलेज नहीं है कि वो ठीक से क्वेश्चन पेपर सेट करके उसका रिव्यू करा सके। तो ऐसी त्रुटियाँ जब हो रही है तो क्यों नहीं माना जाए कि जेएसएससी उत्पाद पुलिस की जो ये गिरफ्तारियाँ हुई है वो पेपर लीक मामले में हुई है। ये सरकार को बताना चाहिए कि यदि 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो क्या वो वहाँ पे झालमुड़ी बेच रहे थे, क्या वो कोई अवैध धंधा कर रहे थे? आखिर गिरफ्तारियां हुई हैं तो किस आधार पे हुई है यदि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है? तो इसको पेपर लीक का मामला ना बताते हुए सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि उसकी पेपर लीक करने की साजिश कर रही थी। ये सरकार कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रही है। हम तो कह रहे हैं ये बात को कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारे पास एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो है पूरा डिटेल है। यही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है अन्य जगहों पे ब्लैकलिस्ट हुई है, ये सबसे बड़ा सबूत हम लोगों के पास है। सीआईडी तो सिर्फ सीरियल में अच्छा लगता है कि सीआईडी एक एजेंसी है, जब रियलिटी की बात आती है तो सबसे ज़्यादा सीआईडी की जांच पेंडिंग है आज तक झारखंड में, ये भी सच्चाई है। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें वहाँ पर जब्त की गई है वो सीजर लिस्ट कहाँ है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर जब्त की गई है, इसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। 12 अप्रैल को जेएसएससी द्वारा उत्पाद सिपाही की परीक्षा ली गई थी। कई छात्र इसमें हिस्सा लिए थे और कैसे आप जान रहे होंगे कि एक दिन पहले तमाड़ थाना क्षेत्र के जंगल के एक बीच रणगांव जो इलाका है वहाँ से खंडहर जो मतलब निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज था वहाँ से कई बच्चों को पकड़ा गया। इसके बाद जेएसएससी ने ये प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, उत्पाद सिपाही का पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा लगातार कह रही है कि पेपर लीक कहीं ना कहीं हुआ है। राज्यपाल से भी इन लोगों ने मुलाकात की और सीबीआई जांच की लोग मांग कर रहे हैं। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक अमित मंडल हैं। जेएसएससी तो साफ पल्ला झाड़ रही है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, मात्र एक प्रश्न जो मैच हुआ है जो कोइंसिडेंस से भी हो सकता है। क्या लग रहा है फिर पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है? देखिए यही जेएसएससी थी, इसी जेएसएससी ने सीजीएल में कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो क्यों जेएसएससी ने सतवल इन्फोसोल जो कि उसकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्ट किया? क्यों आज हाई कोर्ट ने फिर इस चीज़ को माना कि नहीं ये जो कंपनी है ये सही मायने में इन्होंने पेपर लीक किया है इसलिए हम इसको ब्लैकलिस्ट करते हैं, इस आदेश को हम लोग निरस्त नहीं करते हुए अपहोल्ड करते हैं। तब जब जेएसएससी के सीजीएल के मामले में सतवल इन्फोसोल गुनाहगार साबित हुआ तो ये जेएसएससी उत्पाद पुलिस की जो परीक्षा हो रही है इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है ये इस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को गोपनीय ये सरकार क्यों रखी हुई है? और ये सरकार को बताना चाहिए कि जो सरकार सक्षम नहीं है एग्ज़ाम लेने में, जेपीएससी द्वारा जो वनरक्षी सहायक वनरक्षी की एग्ज़ाम हुई, 100 से ज़्यादा त्रुटि हुई, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी या तो अनपढ़ थी या यहाँ के राज्य के आईएएस को इतना नॉलेज नहीं है कि वो ठीक से क्वेश्चन पेपर सेट करके उसका रिव्यू करा सके। तो ऐसी त्रुटियाँ जब हो रही है तो क्यों नहीं माना जाए कि जेएसएससी उत्पाद पुलिस की जो ये गिरफ्तारियां हुई है वो पेपर लीक मामले में हुई है? क्यों नहीं माना जाए इस चीज़ को? ये मेरा सवाल सरकार से है। वही जेएसएससी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना कि हमने प्रश्न पत्र को मिलान किया है, सब चीज़ों को देखा है, एकमात्र प्रश्न है जो कम्प्लीटली मिल रहा है। तो कोइंसिडेंस होता है। पुलिस ने कार्रवाई भी की, पुलिस ने भी कहा कि हमने अतुल वत्स को जो पकड़ा है ये पहले से सॉल्वर गैंग का सरगना रहा है, उसको भी पकड़ लिया गया है, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। अब मैं जो सरकार बोल रही है उस पे आता हूँ। सरकार साफ डिनाई कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, मियर कोइंसिडेंस है, 2-3 क्वेश्चन जो मिला है। अब आप मुझे बताइए कि ये सरकार के सचिव को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? ये काम तो डीसी का भी नहीं, ये काम तो एसपी का है, क्योंकि एसपी जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गिरफ्तारी कर रहा है। इतनी हड़बड़ी क्यों थी ये साबित करने के लिए कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है? दूसरी बात, जो सॉल्वर गैंग की ये बात सरकार कर रही है, जो अतुल वत्स उसका सरगना है, क्या अतुल वत्स के तार इस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज जो है, जो ये एग्ज़ाम उत्पाद पुलिस की ले रही है, क्या उससे नहीं है? ये सरकार को साफ स्पष्ट करना चाहिए कि जिस एजेंसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया उससे अतुल वत्स के तार नहीं जुड़े हुए हैं। ये सरकार को बताना चाहिए। ये सरकार को बताना चाहिए कि यदि 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो क्या वो वहाँ पे झालमुड़ी बेच रहे थे, क्या वो कोई अवैध धंधा कर रहे थे? आखिर गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो किस आधार पे हुई है यदि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है? तो सरकार को ये बताना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें वहाँ पर जब्त की गई है
वो सीजर लिस्ट कहाँ है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर जब्त की गई है, इसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। और सरकार को ये भी बताना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति भी पुलिस महकमे का है और इन्फॉर्मेशन के बाद गवाही देने वाला भी व्यक्ति पुलिस महकमे का है। तो इसका मतलब एफआईआर भी हम ही करेंगे, गवाह भी हम ही देंगे। ये बहुत ही बड़ा विरोधाभास है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल से भी मिली है और हम लोगों ने कहा है कि ये जो गिरोह है, ये गिरोह सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड में सक्रिय गिरोह है। सिर्फ एक सेंटर की जानकारी मिली लोकल मीडिया को, उन्होंने पुलिस को बताया, पुलिस ने आपाधापी में लीपापोती करने के लिए इसको पेपर लीक का मामला ना बताते हुए सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि उसकी पेपर लीक करने की साजिश कर रही थी। ये सरकार कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रही है। अच्छा, आप राज्यपाल से मिले, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, आपने कुछ, आपके पास कोई ऐसा तथ्य है, सबूत है? जैसे सरकार तो कह रही है नहीं मिला, आपके पास है, बीजेपी के पास है? हमारे पास है। हम तो कह रहे हैं ये बात को कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारे पास एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो है पूरा डिटेल है। यही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है अन्य जगहों पे ब्लैकलिस्ट हुई है, ये सबसे बड़ा सबूत हम लोगों के पास है। और ये मैं आपको इसलिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का नाम सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको सवाल करना चाहिए सरकार से कि कौन वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, क्या उसकी जो है पात्रता थी कि वो आज यहाँ पर एग्ज़ाम लेने आ गई है, क्या वो फेयर थी, क्या उन्होंने जो है अन्य जगहों पर पेपर लीक किया। यदि अन्य जगहों पर पेपर लीक किया तो क्यों वो झारखंड में आकर उत्पाद पुलिस की जो है एग्ज़ाम ले रही है। और कहीं ना कहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए और हम लोगों ने सबूत के तौर पर भी इस चीज़ों को रखा है, तथ्य को रखा है कि जब जेपीएससी की परीक्षा होती है और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर को ठीक से फ्रेम नहीं कर सकती है, तो क्या ये मोस्ट लाइकली ये पॉसिबल नहीं है कि चाहे जेपीएससी की संस्थाएं हो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली या जेएसएससी की हो, सारे के सारे बंदर बाट के लिए लगे हुए हैं और सीटों को बेचने के लिए लगे हुए हैं। आपके पास अगर सबूत है, तथ्य है, तो आप इसे लेके क्यों नहीं न्यायालय के पास चल जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले राज्य सरकार को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। यदि सब चीज़ न्यायालय कर देगी तो राज्य सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए हेमंत सोरेन को। अगर अनुशंसा करती हुई तो कह देगी कि सीआईडी जांच करवा लीजिए, तो सीआईडी पे भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। सीआईडी तो सिर्फ सीरियल में अच्छा लगता है कि सीआईडी एक एजेंसी है, जब रियलिटी की बात आती है तो सबसे ज़्यादा सीआईडी की जांच पेंडिंग है आज तक झारखंड में, ये भी सच्चाई है। तो सीआईडी में जांच को पेंडिंग रखना है तो सीआईडी को दे दे, ये बस सीआईडी का काम है। इसीलिए ना हम लोगों को सीआईडी पे यकीन है और ना यहाँ की संस्थाओं पे यकीन है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की जांच की हम लोग अनुशंसा और मांग करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब जब सीबीआई के पास मामला गया तब तक इसका पटाक्षेप हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। अच्छा, आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप ही के विरोधी, आप ही के विपक्षी दलों का कहना है कि सीबीआई ईडी तो भाई भाजपा के मतलब खिलौने हैं, किसी को भी परेशान करना है तो लगा देंगे। यदि खिलौना है तो देने में क्या आपको हर्ज है। और सीबीआई कोई बीजेपी का बनाया हुआ तो नहीं है, सीबीआई तो कांग्रेस की सरकार में भी थी। तो कहीं ना कहीं जब सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसे जांच कराने में आपको क्या परेशानी हो रही है? आपको निश्चित तौर पर रिकमेंडेशन करना चाहिए। यदि आप अपने स्तर पर फेयर हैं या आप चीज़ों को आपने ठीक किया है, कहीं कुछ छुपाने की बात नहीं है, मैं तो कहूँगा कि कोई भी आके जांच कर ले यदि मैंने गलती नहीं की है। और जब गलती होगी तब मैं बोलूँगा कि नहीं नहीं, मैं अपने घर के ही टीम से जाँच कराऊँगा। अच्छा, यही काम करिए। और बात, कल जब कैबिनेट की बैठक हुई, जेटेट की नियमावली को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, इसे अभी रोक किए, होल्ड किया जाए, तो इसे कैसे देखते हैं? जो भाषा विवाद निकल कर आ रहा था, आप लोगों ने भी कई बात बोली कि भोजपुरी मगही को क्यों अलग कर दिया है। देखिए, ये सरकार असमंजस की स्थिति में है और ये सरकार को पता ही नहीं कि क्या करना है। सरकार का मानना है कि जख्म भी हम ही देंगे और मरहम भी हम ही लगाएंगे, ऐसा होता है। आप एक तरफ नियमावली को गलत बनाते हैं, दूसरे तरफ आपके मंत्री जाके बोलते हैं नहीं नियमावली गलत बन गया, इसको वापस ले लीजिए। यानी कि आप जख्म भी देने का काम कर रहे हैं और मरहम लगाने का भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों ने शुरू से ही, और इसी बार नहीं, इससे पहले का जो विधानसभा था, जब मैं विधायक था, तो मैंने चीख चीख के उस समय भी कहा था कि अंगिका, भोजपुरी, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ बोली जाती है वो आपके क्षेत्रीय भाषाओं में आनी चाहिए। कुड़माली गोड्डा में बोली जाती है, ये क्षेत्रीय भाषाओं में आनी चाहिए। सरकार ने इसके एवज में कमेटी भी बनाई और डीसी के अध्यक्षता में कमेटी ने ये जांच भी किया, और जांच करने के बाद पुनः वो त्रुटि हो जाना ये बता रहा है कि ना डीसी प्रोएक्टिवली काम कर रहा है और सरकार तो कर ही नहीं रही है। और सरकार यदि सबसे पहले
स्टैंड सबसे पहला स्टैंड में फेयर थी, तो इसको वापस क्यों लिया आपने? आपने जब वापस ले लिया इसका मतलब त्रुटि थी, और जब त्रुटि थी तो पहले ही चीज़ में आपने रेक्टिफाई क्यों नहीं किया जब विधानसभा के अंदर बातें हुई थी, चर्चाएं हुई थी? तो इसका मतलब सरकार नहीं चाह रही है कि जेटेट हो, सरकार नहीं चाह रही है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, ये मेरा कहना है। अच्छा, मान लीजिए संशोधन हो जाता है, बाद में भोजपुरी, मगही, अंगिका, जितने भी भाषा हैं जो आप लोग मांग कर रहे थे, जो और भी पलामू से राधाकृष्ण किशोर ने भी कहा कि नहीं आना चाहिए, मिथिलेश ठाकुर ने भी कहा, दीपिका पांडे सिंह ने भी कैबिनेट में कल कहा कि नहीं ये सब होना चाहिए, तो अगर हो जाता है तो तब ठीक है सब? देखिए, आप इन मंत्रियों की मंशा को पहले समझिए। भोजपुरी और अंगिका झारखंड की द्वितीय राजभाषा में शुमार थी। मैंने खुद शपथ लिया है, अंगिका में लिया है, दीपिका पांडे सिंह ने शपथ लिया है, अंगिका में लिया है, किसी और व्यक्ति ने भोजपुरी में हो सकता हो लिया हो शपथ। जब इसको द्वितीय राजभाषा के दर्जा हटा रहे थे तब ये मंत्री कहाँ थे? उस समय तो मंत्री को बोलना चाहिए था। आज जब सरकार ने ये मन बना लिया है कि नियमावली हम ठीक करेंगे, तब आप एक लेटर लेके पहुंच जाते हैं। तो जब दिक्कत हो रही थी उस समय आपने क्यों नहीं चीख चिल्लाया? उस समय आपको बोलना चाहिए था। दूसरी बात, ये सरकार का ये भाषा विवाद गले का हड्डी बन गया है, ना उगलते बनेगा निगलते बनेगा। आप पूछिए कैसे? आपने सबसे पहले प्रेशर में आके उस समय तो नियमावली से अंगिका को हटा दिया, भोजपुरी को हटा दिया, गोड्डा से कुरमाली को हटा दिया। अब जब आपने हटा दिया तब फिर आपने निर्णय लिया है कि फिर से इसको हम लोग बहाल करेंगे, या हो सकता है इसका हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। अब आप बताइए कि जो अन्य एग्ज़ाम है जेएसएससी की, जिसमें हम लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया, वो क्या सरकार उन एग्ज़ाम्स को भी कैंसिल करेगी? क्या सरकार ऑनगोइंग वैसे सभी एग्ज़ाम्स को कैंसिल करेंगे कि सिर्फ जेटेट को करेगी? यदि जेटेट में आप बोल रहे हैं कि भाषा के कारण नियमावली ठीक नहीं बनी, हम इसको पोस्टपोन करेंगे, तो वैसे एग्ज़ाम्स का क्या होगा जहां पर ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका और जो ये भाषाएं वहां पर नहीं आए? वहां तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा। भारत का संविधान भी ये कहता है कि हर एक युवा को, हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी पे हो, चाहे वो अन्य किसी कार्य में हो। तो नौकरी में कहीं ना कहीं जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ वो जेटेट के लिए भी लागू होगा कि जेएसएससी की अन्य एग्जाम्स के लिए भी लागू होना? आप सरकार को बताना चाहिए और मंत्री को पूछना चाहिए कि सरकार आखिर किस तरह से काम कर रही है और सरकार का मंशा क्या है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एक मात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एक मात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार, तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in